नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। और इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाया जाता है। और इसमें एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उन खबरों को हाजिर किया जाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में स्टैटिक जीके का पार्ट भी जोड़ा जाता है। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान किस शहर में प्राप्त हुआ? तो की ऑफ द सिटी मतलब शहर की चाबी। यह सम्मान अभी हाल ही में मोदी जी को मिला है। तो आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में गए हुए थे, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। इस दौरान अर्जेंटीना में उन्हें की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया। अब आपको बताना है, ये हिंट तो मैंने दे दिया कि अर्जेंटीना में प्राप्त हुआ है। तो आप आंसर बताइए। और ऑप्शन ए पोर्ट ऑफ स्पेन, ऑप्शन बी ब्रासीलिया, ऑप्शन सी ब्यूनस आयर्स और ऑप्शन डी एकरा। तो यह जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर, जो अर्जेंटीना की कैपिटल भी है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स में मिला विशेष सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी यानी शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। सम्मान ब्यूनस आयर के सिटी गवर्नमेंट प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने उन्हें सौंपा। तो किसने सौंपा? जॉर्ज मैक्री। कौन है ये? सिटी गवर्नमेंट प्रमुख हैं। सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या वहां सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ व्यापक वार्ता की। मोदी जी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ व्यापक वार्ता की। द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने और रक्षा, खनिज, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और खनन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अर्जेंटीना प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का तीसरा चरण है। इसके पहले कहाँ पर गए थे? घाना गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये तीसरा देश ऐसा है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ठीक है। अगला चरण ब्राज़ील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना ये शामिल था। यात्रा जो है भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देने और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ये देख लीजिए, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील के नीचे अवस्थित है। और यह जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ये रहा ब्यूनस आयर्स, ठीक। और इसकी सीमा किससे लगती है? अटलांटिक ओशन से। और एक चीज़ आपको बताते चलें कि यह जो है अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चिली है, बोलीविया है और अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख देश हैं जिसे लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक है, ठीक है। तो यह बायो बैंक देश भर के 10,000 प्रतिभागियों से जीनोमिक जीवन शैली और नैदानिक डेटा एकत्र करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें भारत की भौगोलिक, जाति और सामाजिक आर्थिक विविधता को शामिल किया गया है।
तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या हैं? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बैंक हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली के CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह बायो बैंक भारत में रोग अनुसंधान, विशेषकर जीनोमिक्स, जीवन शैली और नैदानिक डेटा के संग्रहण और विश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, दुर्लभ आनुवंशिक विकारों जैसी जटिल बीमारियों के शीघ्र निदान और उपचार में सहायता करना है। नेशनल बायो बैंक की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह बायो बैंक देश भर के 10,000 प्रतिभागियों से जीनोमिक, जीवन शैली और नैदानिक डेटा एकत्र करता है। इसमें भारत की भौगोलिक, जाति और सामाजिक आर्थिक विविधता को शामिल किया गया है। यह नैदानिक प्रश्नावली, जीवन शैली और आहार संबंधी आदतें, मानव शास्त्रीय माप, इमेजिंग, स्कैनिंग, जैव रासायनिक और आणविक डेटा का संग्रहण करता है। साथ ही यह शीघ्र निदान, चिकित्सकीय लक्ष्यीकरण और जटिल बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में भी सहायक है। बता दें कि यह अनुसंधान संस्थानों, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उद्योग भागीदारों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है। फेनोम इंडिया के बारे में बात करें तो इस परियोजना का नाम फेनोम इंडिया यानी CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस है। इसे 7 दिसंबर 2023 को CSIR द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मधुमेह, यकृत रोग, हृदय रोग सहित कार्डियोमेटाबॉलिक रोगों के लिए भारत विशिष्ट जोखिम भविष्यवाणी मॉडल विकसित करना है। यह भारत का पहला अखिल भारतीय अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल स्वास्थ्य निगरानी अध्ययन है, जो विशेष रूप से कार्डियोमेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इसमें 17 राज्यों और 24 शहरों से लगभग 10,000 व्यक्ति यानी CSIR कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके जीवन साथी की भागीदारी है। बता दें कि यह भारतीय आनुवंशिक और फेनोटाइपिक प्रोफाइल के अनुकूल पूर्वानुमानित व्यक्तिकृत सहभागी और निवारक यानी P4 स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व बैंक के अनुसार आय समानता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आय समानता रिपोर्ट अभी जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पहला, ऑप्शन बी कह रहा है चौथा, ऑप्शन सी कह रहा है सातवां, ऑप्शन डी कह रहा है 10वां। तो अभी जो है भारत को यह चौथा स्थान मिला है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत की आय समानता में वैश्विक रैंकिंग और प्रदर्शन की बात करें तो भारत को विश्व बैंक की रिपोर्ट में आय समानता के मामले में दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का गिनी सूचकांक स्कोर 25.5 है। इस स्कोर के आधार पर भारत दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक है। भारत से ऊपर रैंक वाले देश हैं स्लोवाक रिपब्लिक, यह 24.1 प्राप्त हुआ है। स्लोवेनिया 24.3 प्राप्त हुआ है और बेलारूस 24.4 प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संतुलन को दर्शाती है। गिनी सूचकांक और भारत की प्रगति के कारक की बात करें तो गिनी सूचकांक आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण को मापता है। इसका स्कोर जो है 0 से 100 के बीच किया जाता है। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 100 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। भारत का स्कोर कितना रहा है? तो 25.5 होने की वजह से यह मध्यम रूप से निम्न की ओर है। ठीक है। असमानता जो है 25 से 30 की श्रेणी में आता है। यह स्कोर निम्न असमानता यानी 25 से कम समूह में शामिल होने के करीब है।
यह प्रगति आर्थिक विकास, लक्षित सामाजिक नीतियों, गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन के कारण संभव हुई है। अब ये देख लीजिए, ये लॉरेंज कर्व की बात करें तो जो परफेक्ट इक्वलिटी है ये 45 डिग्री पर जाती है, ठीक है। और इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस कर्व को समझेंगे। तो गिनी गुणांक असमानता का एक संख्यात्मक माप है जिसे लॉरेंज वक्र से गणना की जाती है। तो गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों का जो है एक संबंध है, ठीक है। सरल शब्दों में गिनी गुणांक यह मापने का एक तरीका है कि समाज में आय या धन का वितरण कितना समान या असमान है। कम गिनी गुणांक अधिक समान वितरण को इंगित करता है, जबकि उच्च गिनी गुणांक जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत में आय या धन के अधिक संकेंद्रण का सुझाव देता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, कम गिनी गुणांक रहेगा यानी 0 रहेगा तो अधिक समान वितरण को इंगित करता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में बात करें तो लॉरेंज वक्र विधि से आय असमानता को देखा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10%, 20% लोगों के पास 20% हो और इसी अनुपात में आगे भी बढ़ रहा हो तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45 डिग्री होगी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या थी, ये 45 डिग्री होगी, ठीक है। ये इस तरीके से। इसे हम पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं। लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 कहीं कहीं पर इस संदर्भ में वर्ष 1906 का भी जिक्र किया गया है। तो कहीं कहीं 1906 में भी इसे बताया जाता है कि 6 में आया था। इसे कौन लाया था? तो मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था और इन्हीं के नाम पर ये लॉरेंज वक्र लाया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे लॉरेंज वक्र नाम दिया गया। अब ये फार्मूला है, तो गिनी कोएफिशिएंट फार्मूला की बात करें तो जो गिनी कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है G = A/A+B। ए क्या है? G क्या है? गिनी कोएफिशिएंट है यानी गिनी गुणांक है। और A क्या है? एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी एंड द लॉरेंज कर्व। और B क्या है? टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। अब चलिए इस मैप के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये जो है ये प्रदर्शित कर रहा है A को, ठीक है, और ये प्रदर्शित कर रहा है पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये B को, ठीक है। अब ये यहाँ पर बेस में क्या है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम है। तो G = हम लोगों ने देखा था क्या? A/A+B, ठीक है। जब इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गिनी कोएफिशिएंट निकल जाता है, ठीक है। तो A क्या है? ये एरिया है यानी क्षेत्रफल है, वह है क्षेत्रफल जो परफेक्ट लाइन यानी इस लाइन पर, ठीक है, 45 डिग्री वाला, और ये असमानता की रेखा जो A वाला प्रदर्शित कर रहा है, इसके बीच का क्षेत्रफल है। B क्या है? टोटल एरिया है। ये जो परफेक्ट लाइन का ये वाला एरिया जो है ये B में आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो करिया चल्ली द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह पहला स्टेटमेंट है, यह द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु थूथुकुडी के समीप स्थित है। यह भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों यानी कोरल रीफ में से
एक भाग है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने TN शोर यानी तमिलनाडु सतत समुद्री संसाधन दोहन परियोजना के तहत करियाचल्ली द्वीप के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कार्य प्रारंभ किया है। बता दें कि यह द्वीप वर्ष 1969 से अब तक अपने क्षेत्रफल का 70% से अधिक भाग खो चुका है और 2036 तक इसके पूर्णतः जलमग्न हो जाने की आशंका व्यक्त की गई है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस परियोजना में विश्व बैंक, IIT मद्रास, SDMRI यानी सुगंधि देवादसोन मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा स्थानीय समुदायों की सहभागिता है। और ये द्वीप का नज़ारा है खूबसूरत सा, करियाचल्ली द्वीप। ठीक है, तो करियाचल्ली द्वीप के बारे में बात करें तो यह द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु थूथुकुडी के समीप स्थित है। यह भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ रीजन में से एक का भाग है। ठीक है, अन्य 3 कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहाँ पर बहुत सारे कोरल द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल वर्ष 1969 में 20.85 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2025 में घट करके 3.14 हेक्टेयर यानी उच्च ज्वार तथा जब निम्न ज्वार रहता है तो 4.12 हेक्टेयर रह गया है। इसके प्रमुख पारिस्थितिक खतरे भी हैं, जैसे प्रवाल खनन, तटीय कटाव, अवसादन यानी सेडिमेंटेशन की कमी और जलवायु परिवर्तन प्रमुख खतरे हैं। प्रवाल विरंजन की बात करें तो कोरल ब्लीचिंग, जिससे अब तक लगभग 30% प्रवाल नष्ट हो चुके हैं। यह द्वीप संकटग्रस्त डुडोंग यानी समुद्री गाय, जिसकी स्थिति IUCN में संकटग्रस्त के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है, जो समुद्री घास पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करती है। संरक्षण उपाय की बात करें इस क्षेत्र पर तो 8500 बहुउद्देशीय कृत्रिम प्रवाल भित्ति मॉड्यूल यानी आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स की स्थापना की गई है। समुद्री घास की रोपाई तथा प्रवाल आवास का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। 300 से अधिक स्थानीय समुदायों के सदस्य इस परियोजना से जुड़े हैं, जिससे आजीविका के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। और ये देखिए, ये द्वीप की अवस्थिति अब बची हुई है। IIT मद्रास द्वारा वैज्ञानिक मूल्यांकन, लहर गतिशास्त्र यानी वेव डायनेमिक्स तथा पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण किया जा रहा है ये संरक्षण के उपाय के संदर्भ में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी के बारे में बात करें तो यह लक्षद्वीप सागर का एक विस्तारित भाग है, जिसमें 21 द्वीप शामिल हैं। यह रामेश्वरम, राम सेतु पुल और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। इसमें ताम्र, पर्डी और अरुवी जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रसिद्ध तूतीकोरिन बंदरगाह भी इसी क्षेत्र में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया का प्रथम समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र कोरल मछलियों, डुडोंग, व्हेल शार्क, समुद्री कछुओं जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। यह खाड़ी अपने मोती उत्पादन क्षेत्रों यानी पर्ल बैंक्स तथा पवित्र शंख यानी गैस्ट्रोपोड मोलस्क के लिए भी प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह उद्यान विविध पारिस्थितिक तंत्रों से समृद्ध है, जैसे प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स, मैंग्रोव वन, कीचड़ युक्त तट, नाले, समुद्री घास के मैदान, समुद्री शैवाल, मुहाने, रेतीले तट, लवड़ी घास के मैदान, दलदल और पथरीले समुद्र तट, ये सब इत्यादि इसमें मौजूद हैं इस क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन कौन से 2 देश NDB में शामिल हुए हैं यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? तो ऑप्शन ए कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, ऑप्शन सी सिंगापुर और वियतनाम, ऑप्शन डी तुर्की और ईरान।
तो अभी जो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान यह न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की न्यू डेवलप बैंक में सदस्यता मिली है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ले ली है। इनके शामिल होने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो अब कितनी हो गई है? 11 संख्या हो गई है। एनडीबी की स्थापना 2015 में मूल ब्रिक्स देशों यानी भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इस बैंक का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे, सतत विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एनडीबी की भूमिका और लक्ष्य और परियोजनाओं की बात करें तो एनडीबी की अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ, तो अभी अध्यक्ष कौन है? दिल्मा रूसेफ ने बैंक की प्राथमिकता को ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण के समर्थन में बताया है। बैंक का उद्देश्य क्या है? तो चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में सदस्य देशों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से अनुकूल बनाने में सहायता करना है। एनडीबी के मुख्यालय की बात करें तो शंघाई, चीन में स्थित है। बैंक अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दिया है वे कौन कौन सी हैं? तो परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, जल और स्वच्छता और डिजिटल बुनियादी ढांचे से संबंधित है। वर्तमान में एनडीबी के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये कुल मिलाकर के कितने देश हो गए? 11 देश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, उज्बेकिस्तान 11। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप लोगों ने इकोनॉमी जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो उसमें क्या था? जो उत्पादन था, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम लाई गई थी। उसी के तर्ज पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना लाई गई है। तो इसी के संदर्भ में विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इस योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम योजना, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है और औपचारिक कार्यबल का विस्तार करना है। इस योजना के लिए 99,446 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इन नौकरियों में से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। इस योजना के 2 हिस्से होंगे। कौन कौन से? तो पहला भाग है, इसमें पहली बार नौकरी करने वालों को 1 महीने का वेतन यानी अधिकतम 15,000 2 किस्तों में मिलेगा। वहीं इसके तहत पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद, दूसरी 12 महीने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर दी जाएगी। दूसरा भाग है, नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। यानी जो एम्प्लॉयर होंगे, जो लोगों को एम्प्लॉय के रूप में डिप्यूट करेंगे, उन एम्प्लॉयरों को 2 साल तक हर महीने 3,000 तक दिया जाएगा,
ठीक है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। बता दें कि रुपये 1 लाख तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम से दी जाएगी। वहीं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि उनके पैन लिंक्ड व्यवसाय खाते में मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य क्या है? तो रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना, कार्यबल का औपचारिकीकरण और युवाओं को पहली बार रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से विनिर्माण, कपड़ा, पर्यटन, निर्माण आदि क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। तो जो युवा होते हैं वो क्या होते हैं? एक मिसाइल की तरह होते हैं। जब उन्हें उचित शिक्षा मिल जाए, उचित कौशल मिल जाए, ठीक है, उनको सामाजिक सुरक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो वो क्या देश की प्रगति में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। वरना वो मिसाइल मिसगाइडेड हो सकता है और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए सरकार का प्रयास रहता है कि रोजगार बढ़ाया जाए, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जाए। चलिए इसके अन्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा है कि यह योजना युवाओं को रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देगी। वहीं उद्योग संगठनों ने इसे औपचारिक कार्यबल और रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम बताया है। बता दें कि इसमें भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, यानी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसकी स्थापना 2006 में G8 यानी अब जो है G7 हो गया क्योंकि रूस उसमें से निकल गया। तो आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन यानी ब्रिक के नेताओं की औपचारिक बैठक से हुई थी। हाल ही में इसका 16वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे उसी समय हमने इसकी चर्चा की थी ब्रिक्स के बारे में। तो वहाँ पर 16वां शिखर सम्मेलन नहीं था बल्कि 17वां था। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी केवल 1 सही है। सही ही हमें बताना है तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात करें तो यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। तो हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स की वैश्विक महत्ता, विविधता और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप इसकी अनुकूल क्षमता को रेखांकित किया है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन, सामाजिक रोगों के उन्मूलन, बहुपक्षवाद, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएससी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुपक्षीय विकास बैंकों आदि में तत्काल और समावेशी सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इस शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया। वहीं इसमें 10 नए देशों में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया। तो ये 10 भागीदार देश शामिल हुए। कौन कौन से? बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 10 भागीदार देश थे। और वहीं इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना है ब्रिक्स का। इसमें जलवायु वित्त, AI गवर्नेंस, सामाजिक रोगों के उन्मूलन, ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज, वित्तीय एकीकरण और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण पर सहमति बनी। इसमें स्थानीय समुद्रों में व्यापार,
सीमा पार भुगतान और ब्रिक्स के नेतृत्व वाली वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। साथ ही यूएनएससी, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में समावेशी और समयानुकूल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में G8 यानी जो अब G7 हो गया है, आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के नेताओं की औपचारिक बैठक से हुई थी। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे यह ब्रिक्स बना। 2024-25 में सदस्य देश के रूप में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। कुल कितने देश हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये शामिल हुए। ठीक है, भागीदार देश की बात करें तो 10 देश थे: बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। बता दें कि यह विश्व की 40% आबादी और वैश्विक जीडीपी का लगभग 26% 2023 के अनुसार को प्रतिनिधित्व करता है। एनडीबी की स्थापना 2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में हुई थी। गौरतलब है कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, वैश्विक दक्षिण की आवाज़, आर्थिक सहयोग और G7 तथा G20 के विकल्प के रूप में उभरता हुआ एक समूह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब संभाली है? तो 1 जून 2025, 1 अगस्त 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2025। तो अभी जो है पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। कब? 1 जुलाई 2025 को। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता में पाकिस्तान की भूमिका और शक्तियों की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है। पाकिस्तान का यह यूएनएससी अध्यक्ष के रूप में 8वां कार्यकाल है। पिछली बार 2013 में अध्यक्ष था पाकिस्तान, और यह कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। पाकिस्तान को जनवरी 2025 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और उसे 193 में से 182 वोट मिले थे। इसकी जो अध्यक्षता होती है हर महीने वर्णमाला क्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बदलती है, ताकि सभी सदस्य देशों को बराबर अवसर मिल सके। अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? तो सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्रवाई की दिशा तय करना, वक्ता बुलाना और चर्चा को निर्देशित करना, परिषद की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसमें कुछ अस्थायी सदस्य भी होते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो स्थायी सदस्य होते हैं, वो 5 देश हैं। यूएसए है, उधर फ्रांस है, ठीक है, चीन है, रूस है, ठीक है, 5 देश होते हैं। और इसमें 5 अस्थायी सदस्य लिए जाते हैं, 10 अस्थायी सदस्य के रूप में होते हैं। तो अफ्रीका और एशिया से 5 लिए जाते हैं, पूर्वी यूरोप से 1 लिया जाता है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से 2 लिया जाता है, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश क्षेत्रों से 2 लिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 10 हो जाते हैं। तो ये 10 जो है अस्थायी के रूप में सदस्य होते हैं और 5 जो है स्थायी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो बुक्कापटना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो बुक्कापटना, पटना जो है बिहार की कैपिटल, उसी के नाम पर आप याद रखिएगा, बुक्कापटना वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन ए कर्नाटक,